क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू म्यूजिक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, तहे दिल स्वागत करता हूं। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैथमेटिक मेंटर और आप सभी का मैं बड़ा भाई। एज आपके जो भी आपके दिल से निकले वो आप कह सकते हैं। और विदाउट टाइम वेस्टिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो भैया इसका हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने बढ़िया से बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर लिया। और अगर आपको पढ़ना है तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है, वहां से आप देख सकते हैं, विजिट कर लीजिए और आराम से देखिए। ठीक है, उसके बाद आप इस लेक्चर नंबर 2 को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी भैया नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, एक मूवी की तरह बिल्कुल मत देखिएगा, बैठिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग होगी आपकी वीडियो और बहुत लिमिटेड टाइम में हम आपको लिमिटेड टॉपिक बताने वाले हैं और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्लियर है? तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को आज पढ़ना क्या है इस लेक्चर नंबर 2 में। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि क्या क्या पढ़ाएंगे हम। तो इसमें हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको पढ़ाने वाले हैं और एलिमिनेशन मेथड पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो दो मेथड हम लोगों ने वहां पे पढ़ लिए थे लेक्चर नंबर 1 में, ग्राफिकल मेथड और साथ ही साथ कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, उसके बिहाफ पर कैसे पेयर जीरोस निकाले जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। और ग्राफ की हेल्प से कैसे बताया जाता है कि सॉल्यूशन किस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो मैंने सब कुछ लेक्चर नंबर 1 में क्लियर किया। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं और दोनों ही टॉपिक बड़े आसान से हैं। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं तो डर लगते हैं। ठीक है, वो एक क्वेश्चन को फॉर्म नहीं कर पाते। तो आज सब कुछ बताएंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या लेट करना है, क्या कब करना है, सब कुछ बताएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप समझ रहे हो, किसी एक वेरिएबल, भाई पेयर ऑफ पेयर बोला है और दो लीनियर इक्वेशन है। दो लीनियर, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू 0, आपकी पहली इक्वेशन हुई। और दूसरी इक्वेशन मान लो a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पर c1 यहाँ c2 ले लो इक्वल्स टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। ये बात क्लियर? अब यहां से पहली वाली इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, किसी एक वेरिएबल की, और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में उठा करके पुट कर दो। यही होता है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन में क्या होता है उसको हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसकी। ठीक है, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन की ही बात करेंगे। क्लियर है? अब तो अब कैसे करते हैं, अब इसको भैया क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में आएगा नहीं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अब सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और ये पूरे लगभग ढेर सारे ही क्वेश्चन हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक, ये आपकी इक्वेशन। ठीक है, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई है और इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई। मैंने कहा सब्स्टिट्यूट करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठाओ, ठीक है, और दूसरी वाले में पुट कर दो। अच्छा, ऐसा क्या जरूरी है कि पहली वाली इक्वेशन से उठाए और दूसरी वाली में पुट कर? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आप सेकंड वाली इक्वेशन से उठा सकते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू और फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि भैया सेकंड इक्वेशन की वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली सेकंड इक्वेशन से और उसको उठा करके सेकंड में ही पुट कर दिया, तो फिर ऐसी गलती मत करिएगा भाई। ठीक है, ये गलती से भी गलती मत करिएगा। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे। मैं अब देखिए, जो आपको आसान पड़े वहीं से आप इक्वेशन को उठाइएगा। ठीक है, जो आपको इजी लगे कि हाँ भैया यहाँ से इक्वेशन आराम से आ सकती है, कोई डिनोमिनेटर की झंझट वंझट कुछ नहीं है, आराम से हो सकता है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है x के बगल में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर x के बगल में कुछ है। अगर हम x की वैल्यू ढूंढना चाहें तो यहाँ से मिल सकती है इजी वे में। मैं दोनों वे में आपको समझाऊंगा। अगर मैं पहली इक्वेशन से निकालता हूँ x वेरिएबल की वैल्यू, पहली वाली इक्वेशन से x वेरिएबल की अगर वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल्स टू आपका आ जाता है 2 प्लस 15y अपॉन में 7, ऐसे बनेगा। अब आप हमको बताना, अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस 2y
अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये इजी पड़ेगा रखने पर या क्या आपको ये इजी पड़ेगा? तो आप कहोगे डिनोमिनेटर वाला झंझट खत्म कर दे, मुझे ये लेना ही नहीं है। आपको सिंपल वे में जो भी है वही आपको चूज करना है, वही आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो भैया आपको ये एकदम इजी है। आप x इक्वल टू 3 माइनस 2y रख सकते हो बिल्कुल। अब ये मैंने उठा निकाला कहाँ से? सेकंड वाली इक्वेशन। तो पुट कहाँ करना है? सेकंड में नहीं करना है, फर्स्ट में करना है। तो उठाते हैं। फिर मैंने जब सेकंड वाली इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू उठा ली है, अब उठा करके फर्स्ट में पुट कर दो, आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान से देखना, मैं x की प्लेस पर ही पुट करूंगा, ठीक है? तो x यहाँ पर, ठीक है? तो x की प्लेस पर मैं इसको बताता हूँ आपको लिखना कैसे। मान लो मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है? x की वैल्यू निकाल लिया। अब आपको इसके बाद एक स्टेप लिखनी है कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। भैया आपको हर बात लिख लिख के बतानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर ना आपको जानता है, ना आपका नाम जानता है, कुछ नहीं जानता आपके बारे में। आपकी रिप्रेजेंटेशन ही बताएगी कि बच्चा कैसा है पढ़ने में, ठीक है? आपकी रिप्रेजेंटेशन ही प्रेजेंटेशन बताएगी, आपने कैसा प्रेजेंट किया, आपने कैसा लिखा है, आपने क्या गिवन लिखा, क्या फाइंड आउट लिखा, क्या सोल्यूशन लिखा, यही आपको एग्जामिनर को बताना है। ना आप वहां पर खुद प्रकट रहेंगे और ना आपका कोई नाम होगा, ना आपकी कोई फोटो होगी, ठीक है? आपकी सिर्फ प्रेजेंटेशन ही मैटर करेगी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 10th का बच्चा हो या फिर 12th का बच्चा, ठीक है? दोनों ही क्लासों के लिए ही ये बात बताई जाती है। तो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। प्रेजेंट आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके नंबर कम डिडक्ट होंगे भाई, कम, ठीक है? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिखा। आप उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट में x की प्लेस पर पुट करना, गलती से भी ध्यान से करना, ठीक है? गलती से भी कोई गलती मत करना, आराम से शिद्दत से सॉल्व करना, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? आप इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ठीक है? यहाँ पर कॉन्स्टेंट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको राइट साइड भेज देते हैं, ठीक है? तो माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू, ये आपका हो गया कितना? 2 प्लस, नहीं भाई प्लस नहीं, माइनस, ये हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे जब इसको माइनस माइनस क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 29y इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस करना है तो इक्वल्स टू 21 में 2 को माइनस करना है, दैट विल बी 19, और वो 19 का होगा, ठीक है? माइनस, तो यहाँ से y की वैल्यू जो होगी वो माइनस 19/29 आएगी, और माइनस की वैल्यू खत्म, तो 19/29 y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? ध्यान से देख लो, मैंने y की वैल्यू निकाल लिया है 19/29। अब आपको क्या करना है? इस वैल्यू को उठा करके किसी भी इक्वेशन में पुट करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है, किसी भी में भी। आप इसमें पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसमें पुट कर देता हूँ। मान लो इक्वेशन नंबर 3 ही थी, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 और 19/29 यहाँ पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 माइनस, इसको सॉल्व कर लें तो आपका 19 2 हो जाएगा 38/29। यहाँ पर आपको एलसीएम बिल्कुल लेना पड़ेगा, तो एलसीएम भी ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 9 27 और 2 के कैरी गई, 3 2 6 प्लस 2 8, 87 हो गया, माइनस 38/29। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है भैया? एलसीएम लिया, अभी कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ से आपको सीधा कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और कौन में जो भी लिखा है वो लिख लेना है। तो 87 में 38 गया, कितना बचा भैया? 17 में 8 चले गए, 17 में 8 चले गए, तो 9 बच गया यहाँ पर, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर 7 में 3 चला गया और आपका बच गया 4, तो 49/29 भैया आपका आंसर है। तो आपकी x की वैल्यू जो है वो कितनी आई है? 49/29, और y की वैल्यू क्या आई है? 19/29। यही आपका फाइनल आंसर है। बस आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस, ठीक है? अब ये x और y की वैल्यू क्या बता रही है? तो x की और y की वैल्यू ये बता रही है कि आप दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको LHS बराबर RHS मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन के लिए है ये, ठीक है? दोनों इक्वेशन के लिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सेम एज इट इज उसी तरह सवाल होगा, तो
जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। ओके, तो अगला सवाल है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये है भैया आपका क्वेश्चन, ये आपकी पेयर ऑफ इक्वेशन है, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन बहुत इजी पीजी दिख रही हैं। ठीक है, तो किसी में भी किसी को उठा पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम y की वैल्यू निकाल लें? बिल्कुल हो सकता है। आप बिल्कुल, अगर आपका मन है मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो मैंने कहा किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाओ किसी भी एक इक्वेशन से, और उस इक्वेशन में मत पुट करना जहां से उठाया, दूसरे में वाले में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी एक वेरिएबल का आंसर मिलेगा, और फिर जब एक वेरिएबल का आंसर मिल जाए तो उसको किसी और इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको दूसरे वेरिएबल का भी आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो ध्यान से देखो। अब मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, पहली वाली इक्वेशन से निकाला, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब इसको उठा के दूसरी वाले में पुट कर दे, तो x की प्लेस पर 14 माइनस वाई और ये वाला माइनस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 4 लिख दिए। अब अच्छा, यहाँ पर एक लाइन बिल्कुल मत लिखना भूलिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें पुट किया है? सेकंड में, तो इक्वेशन 2 लिख दो। ठीक है, अब उठा करके सॉल्व कर लो, तो 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। 14 को उधर ले जाओ भैया, तो ये आपका ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 5। y की वैल्यू आ गई 5। बोलो क्लियर है? क्या किसी को लगा कि y की वैल्यू 5 कैसे है? किसी को लगा क्या? भैया लो करके बता देते हैं। मान लो यहाँ पर y को मैंने अकेला कर दिया और यहाँ -10 अपॉन -2, माइनस माइनस क्या 5। ठीक है, अगर किसी को बाई चांस नहीं समझ में आया तो भाई इससे समझ लेना। ठीक है, अब आ जाओ, y की वैल्यू हमको मिल गई है, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी किसी में भी। मैं पहली वैल्यू में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब उसको उठाते हैं, मैंने फर्स्ट लिख दिया तो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू 9। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर है भैया? क्लियर हो गया ना? हमेशा के लिए क्लियर मत, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मेरा मन कर रहा है कि अगला क्वेश्चन आप खुद करें, मेरा ये मन कर रहा है अगला क्वेश्चन आप खुद करें, तो इसी बात पे फिर वो सवाल आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे बिना मत जाना। ठीक है, तो सवाल देखिए जरा, ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसको होमवर्क पे हम शॉर्ट फॉर्म में भैया कहते हैं डिब्बी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डू इट बाय योर सेल्फ। तो आंसर बिना लिखे मत जाइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो पिन करके जाइएगा, मैं सभी का आंसर मैं चेक कर लूंगा। ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक होमवर्क भी दिए हैं तो एक हम भी करा देते हैं ना, वरना आप बुरा मान जाओगे। तो इसको इरेज करने के बाद लिखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलो, तो आपका क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 है, और 9x माइनस 6y इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे सारे वेरिएबल के बगल में सबकी वैल्यू दी हुई है, मतलब यहाँ पर अपॉन में वैल्यू आएगी, अपॉन में मतलब फ्रैक्शन में कुछ आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करना है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, मैं इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो 3x इक्वल्स टू 5 प्लस 2y, ये आपका 5 है। ठीक है, यहाँ से x इक्वल्स टू 5 प्लस 2y अपॉन में 3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मानिए।
इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मानिए, 3 मान लीजिए। आप इसको उठाया है तो सेकेंड वाली में पुट भी करना है, तो 9, फिर आपको ये वाली लाइन लिखना मत भूलिएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी भाई, एक्स इन इक्वेशन, किसमें पुट किया था, सेकेंड में, ठीक है, ये लिखना मत भूलिएगा। आ जाओ भैया, एक्स की वैल्यू उठाते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, अपॉन में कितना है 3 है, माइनस 6y इक्वल्स टू 13 है। क्लियर है भैया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये जी हो गया अपना फ्रैक्शन वाला झंझट भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर 3 5 जा हो गया, 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 जा 6 y हो गया, यहाँ पर माइनस 6y इक्वल्स टू 13 है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये भैया इसको भी जरा, ये क्या हो गया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, एक बात बताओ भैया, एक बात बताना जरा। जब मैंने यहाँ पुट किया, ध्यान से देखना, 3 3 जा 9 हो गया आपका, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 6y माइनस 6y आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और जब एलिमिनेट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये सवाल गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सवाल गलत है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? आप खुद देखो, प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल है, कांस्टेंट टर्म बचे हैं, किसकी वैल्यू निकाल के देते पता, क्या ऐसा हो सकता है? अब यहीं पर आप खुद सोचिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं है क्या? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को क्या किया जाए, लीव, चलो भाई, क्वेश्चन ही आई थिंक रॉन्ग था, इस वजह से वहां पर प्लस 6y माइनस 6y एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर जब ऐसा कुछ केस आ जाए तो भाई आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को लीव करिए, छोड़ दीजिए, दिमाग से बाहर कर दीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बारे में मत सोचिए। अब आते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे। आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए, अभी तक आपको पका पकाया मिल रहा था, पका पकाया मतलब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली मिल रही थी, आपको लिखा हुआ मिल रहा था कि भाई इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बात आपको पता चल गई। अब आपको पका पकाया नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको सामग्री मिलेगी, पतीले में डालना है और पकाना है, फिर खाना है, समझे? वही काम करना है, मतलब अब सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देगा। बिखरने का मतलब है अब आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे भाई, वो कैसे, उसी को तो देख के लोग हम डर जाते हैं, अब नहीं डरना है भाई, इसके बाद आपको डरना ही नहीं है। कैसे करना है सब कुछ हम बताएंगे। अब देखिए, मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं। हाँ भाई, तो अब आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल आ चुका है, कितना बिखरा बिखरा हुआ सवाल दिख रहा है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, और वही है ये भाई, ऑब्वियसली वही है। आपको क्वेश्चन कितना हुआ, कितना बड़ा सा लग रहा है, ध्यान से पढ़ो, अभी तक आपको सब कुछ परोस के मिल रहा था, ठीक है, अब आपको नहीं मिलेगा। और भाई पेपर में भी यही होगा, एग्जाम में भी आपको इसी तरह मिलेगा, इसी तरह सॉल्व करना होगा, आपको इक्वेशन बनानी होगी, कैसे करना है सब कुछ बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, बस पेशेंस रखिएगा। क्वेश्चन को रीड करिए, कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, किसी एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो बाई करता है 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, ठीक है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपए की, और उसके बाद दूसरे दिन ही बाई 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बॉल की कॉस्ट बतानी है और हर एक बैट की कॉस्ट बतानी है। अब ये कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व होगा? मुझे बैट की कॉस्ट बतानी है, बॉल की कॉस्ट बतानी है, छोटे क्लासरूम में जैसे पूछा जाता था तो सीधे डिवाइड कर देते थे, आंसर आ जाता था, है ना? अब ना होने वाला भैया, इसे अब देखिए जरा कैसे होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि हम भैया कॉस्ट मान लेते हैं, ठीक है, कि एक्स कॉस्ट मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट क्या है, एक्स रुपीज है, ठीक है, एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है, सेम 1 बॉल की कॉस्ट भी कितनी है, वाई रुपीज है,
ठीक है। तो मैंने बैट की कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट x रुपीज मानी और एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज मानी। तो अब कैसे करना है, अब क्या करना है, देखो कह रहा है 7 बैट लिए और 6 बॉल ली और दोनों का मिला के प्राइस कितना हुआ, बिल कितना बना, 3800 रुपए, 3800 रुपए। अब ध्यान से देखो कैसे, कैसे ध्यान से देखना, 7 बैट लिए तो एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 7x होगी, तो लिख दिया भाई 7x। ठीक है। अब आ जाओ, अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y होगी। ठीक है, ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया भाई, बिल तो सब कुछ ऐड करके टोटली तो बनता है ना, तो सेम वही है। अब बिल कितने का बना, 3800 रुपए का। ये आपकी पहली क्वेश्चन तैयार। ठीक है भैया, समझ गया। अब आ जाओ अगली क्वेश्चन पे, कह रहा है नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही बाइज 3 बैट्स, फिर वो अगले दिन उसी शॉप पर जाता है, 3 बैट और खरीदता है और 5 बॉल और खरीदता है। उन दोनों का बिल कितना बढ़ता है, 1750। ठीक है, 1750। तो एक बॉल, एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कितनी होगी, 3x होगी। सेम है, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है तो 5 बॉल की कॉस्ट 5y होगी, बिल्कुल होगी। उनका बिल कितना बना, 1750। ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई भैया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। ये आपको अब क्या करना, सॉल्व करना। कैसे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में जब आएगा तो क्या करना है, वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो इजी कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? देखो इजी अपनी जगह दोनों ही, बट सॉल्व किससे जल्दी होता है, तो वो होता है एलिमिनेशन से। लेकिन अभी हम लोगों ने एलिमिनेशन तो पढ़ी नहीं है। जब पढ़ लेंगे, जब पढ़ लेंगे तो इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं लिख के आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट आपकी जब एनसीईआरटी बुक जो कहती है, वो पहली एक्सरसाइज का आई थिंक पहला ही सवाल है, नहीं दूसरा सवाल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। तो उस एक्सरसाइज में वहां पर टॉप हेडिंग में लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहां पर लिखा हुआ है। इस वजह से मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं अप्लाई करना है। ऐसे कुछ सवालों में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन अप्लाई करना है। एलिमिनेशन ज्यादा इजी होता है, ज्यादा जल्दी कैलकुलेट करके दे देता है आंसर। ठीक है, वो कैसे होता है अभी थोड़ी देर बाद उसकी भी बात करेंगे, समझ गए। तो अभी तो फिलहाल हमको किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लीजिए, किसकी उठा लिया जाए, एक्स की ही उठा लेते हैं, एक्स की ही उठा लेते। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ये आ गई भैया x की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। ये आपका 6 है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, 6 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस थर्ड इक्वेशन को उठा करके सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो हमको एक लाइन लिखनी मत नहीं भूलनी है कि पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ भैया, ये लाइन जरूर लिखिएगा, ऑफ एक्स इन, ये क्या बोल दिया भाई, ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किसमें पुट कर रहे हैं, सेकंड में। तो जल्दी से पुट करते हैं, आइए इधर से, आइए जरा इधर। तो 3 टाइम्स ऑफ 3800 अप माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है भैया, थोड़ा सा जगह होने के कारण, जगह ना होने के कारण थोड़ा सा हो सकता है, तो मैं सोच ऐसा रहा हूं कि ये क्वेश्चन इरेज कर दिया जाए क्या, हाँ कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी भैया। तो चलो थोड़ा सा मैनेज करते हैं। यहाँ पर प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू आपका 1750 है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ कट पेट तो रहा नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 जो है वो 5 के नीचे नहीं है, इसके नीचे तो भाई 1 है ना, तो आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा। आ जाओ भैया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 8 24, 2 कैरी गई भैया, 3 3 9 और 9 2 11 होता है। आप मत हो जाइएगा 11,
9 2 11 आप मत होइएगा, आप पढ़िए बैठ के, आपको सवाल लगाना है भैया। 3 6 18y हो जाएगा, अपॉन में 7 है। अब साथ ही साथ एलसीएम भी ले लेते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं करते। यहाँ पर आता है प्लस 35y आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू 1750 इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर है डिवीजन में, लेफ्ट साइड जो है वो 7 किस में है, डिवीजन में। हम इसको राइट साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो जब इसको राइट साइड भेजेंगे मतलब 11 400 माइनस 18y इक्वल्स, और कुछ भी है क्या भाई, चलो इसको भी लिखो, इक्वल्स टू। अब 7 को जब राइट साइड भेजेंगे तो 1750 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कहीं अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा भैया, 35, 3 कैरी गई, 7 7 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 52, 52 का 2 5 कैरी गई, 7 7 प्लस 5 12, 12,250, ठीक है, 12,250। यहाँ पर y है, यही है, ठीक है। तो 35 में 18 चला गया, कितना बचा बेटा, 35 में 18 गया, 15 में 8 गया, 7 बच गया, 2 3 में 1 गया, 2 बच गया। ओ भैया 2 में 1 गया, 1 बचा, ठीक है। तो 17 बचेगा, 17 बचेगा भैया, वही प्लस का। तो 17y इज इक्वल्स टू 12,250 माइनस 11,400। तो 12,250 में 11,400 घटा देते हैं, कितना बचेगा भैया, कितना, क्या बोला भैया, 12,250 में 11,400 घटा देते हैं, तो ये आपका बच जाएगा कितना, 12 में 4 गया, 8 बच गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बचा, 1 में 0 गया, और ये 850 रुपये बचा, 850 रुपये बचा। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस स्टेप के बाद यहाँ से थोड़ा इरेज करता हूँ, इस लाइन को, इस चैप्टर हेडिंग को मैं इरेज करता हूँ। डस्टर किधर गया भाई, वेयर इज द डस्टर, हाँ ये, ओके। चलो आ जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। तो यह हो जाएगा 17y इज इक्वल, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने किया 850, तो y इज इक्वल्स टू 850 अपॉन में 17 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 17 5 आपका 85 होता है, और ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। y की वैल्यू 50 आ गई भैया। y की वैल्यू 50 क्या कहती है आपसे, ये आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जो आपने माना था कि एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, तो भैया एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पूरा नहीं, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि भैया एक बॉल की कॉस्ट y मानी थी और y की वैल्यू कितनी आई, 50। दैट मीन्स एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपया, ठीक है। 50 रुपया कॉस्ट है किसकी, बॉल की, एक बॉल की। अब इस y वैल्यू को जो भी आई है किसी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, आपको x की मिल जाएगी। मैं भैया एकदम इजी पीसी दिख रहा है, इसे में पुट कर देते, पुटिंग द वैल्यू, फिर आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू इन, तो किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं भैया, ऑफ y इन इक्वेशन, किस में पुट कर रहे हैं, 3 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हटा दीजिए, चलिए आइए थोड़ा सा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3800, सही लिखा है ना भाई, माइनस, अब 6 इंटू 50 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा भाई, सही बोला ना, ठीक है। तो 3800 में 300 घटा देते हैं, कितना बचेगा, 3500। 3800 में 300 घटा देते तो x इक्वल्स टू 3500/7। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x की वैल्यू क्या आएगी, 500, x की वैल्यू आएगी 500। तो भैया आपको दोनों आंसर मिल गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने माना था क्या, अब आइए क्वेश्चन की एकदम स्टार्टिंग में कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज, और x कितना आया, 500, मतलब एक बैट की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए। अब आइए दूसरे में, आपने दूसरा लेट किया था कि एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, तो एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, तो y की वैल्यू कितनी, 50। दैट मींस एक बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई, 50 रुपया। समझ गए क्या, क्लियर है भैया, ओके फाइन है। चलो आई होप एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और काफी लेंदी क्वेश्चन था और कंजेस्टेड जगह में आया।
मैनेज कर लीजिएगा आराम से, खुद से भैया सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, और ध्यान से देख भी लीजिए, ठीक है। यहाँ पहले सॉल्व किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब चल रहा है, भूल भुलैया टाइप का है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके चलो अब आते हैं अगले सवाल पर। तो आप अब तो समझ गए होंगे। अच्छा, अभी अगर मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कराता तो इतना कुछ करना ही ना पड़ता। वो कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा, ठीक है। जब तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ लेते तब तक एलिमिनेशन पे नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि भैया आपको एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आए, अगर उसमें लिखा है कि भैया पर्टिकुलर आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आप उसी से सॉल्व करिए, ठीक है। फिर अपनी मनमानी मत करिएगा, नहीं लिखा सब्स्टिट्यूशन है, नहीं भाई मेरा मन तो एलिमिनेशन है। अब अपना खुफिया दिमाग चलाओगे तो मुझे पता है एग्जाम में नहीं, पेपर जो कह रहा है वो मैं नहीं मानने वाला। मैं अपनी खुराफात कराऊंगा, करूंगा, और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका आंसर भले ही सही हो, एक्स की वैल्यू भी सही आ रही हो, वाई की वैल्यू भी सही आ रही हो, बट अगर आपने सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में लिखा और आपने सॉल्व किया एलिमिनेशन से, तो आपको नंबर ना मिलने वाले भैया, ठीक है। तो ऐसा ना करें जनाब, ना करें, समझ गया। चलो अब आ जाओ अगले सवाल पर, मस्ती मजाक तो होती रहेगी, सवाल भी साथ साथ चले। तो अगला सवाल कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। वाह कितना बेहतरीन सवाल है भाई। कह रहा है सॉल्व करिए, हाँ भाई सॉल्व तो करना ही है। तो 2x + 3y = 11 आपकी पहली इक्वेशन है। ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा पूरा सवाल ही लिख देता हूँ। एंड 2x - 4y = -24, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये क्या बोल दिया भाई, यहाँ सवाल में हो चल रहा है एक्स वाई, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। रुक जाइए, सवाल तो पूरा सुनते जाइए। कह रहा है फॉर विच, जिसके लिए आपको दिया गया है कि y = mx + 7, y = mx + 7। क्लियर है, ये आपका पूरा सवाल है। अब सवाल कैसे होगा, सिंपली आपको x और y तो पहले निकालना ही है, फिर उठा के इस वैल्यू में पुट करना है, फिर यहाँ से आपकी m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको इस बार सब कुछ पका पकाया है, कुछ ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, सीधा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी कहा आपको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए, अचानक से इतना बड़ा सा सवाल दे दिया था, है ना, डर गए थे आप भी, कोई बात नहीं भैया। अब आइए यहाँ से, तो ये आपकी है पहली इक्वेशन, ये आपकी है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब क्या कर रहा है, किसी एक वेरिएबल की भी वैल्यू उठा लो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू उठा लेता हूँ, x = 11 - 3y/2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है भाई आपको, 2 में, समझ गए। ओके 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 ओके। अब बढ़ाइए, चलिए चलते हैं सेकंड इक्वेशन के पास, और यहाँ पे उसकी वैल्यू पटक देते हैं उठा के। ओके = -24। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 2 से 2 को खलास। अब आ गया 11 - 3y - 4y = -24। आपको सवाल इतनी रफ्तार में करना है ना, आपको बगल में बैठा दोस्त भी रुक जाए, कहते भाई क्या है यार, क्या कैलकुलेशन है, कतई जहर। अब आइए यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा, -7y। अभी तो मैं थोड़ा सा स्लो इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा फ्रेशर टाइप के है ना, मतलब अभी बिगिनर है, तो मैं आपको अपने साथ ही लेके चलूंगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे पहले अभी जैसे आप हो, कभी मैं भी ऐसे ही था, तो ना भाई, सबकी भावनाओं की कदर करो यार। यहाँ हो जाएगा 35, तो -35, माइनस से माइनस उड़ा देना। y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आपकी भाई आई क्या, आपकी आई भी है क्या, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। y की वैल्यू 5 आ गई है। अब उठा के किस में पुट करना है, किसी में पुट करो, फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी पुट करो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको लिखना है कि भाई इसमें हमने किया है ये काम। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मेरा मन है फर्स्ट में पुट करने का, फर्स्ट में करो, मेरा मन है सेकंड में पुट करने का, सेकंड में पुट करो, मेरा मन है थर्ड में पुट करने का, मैं थर्ड में पुट करूंगा भाई।
ठीक है, तो किसी में पुट करो, मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अपन थर्ड में पुट करता है तो x की वैल्यू 11 माइनस 3 और y की वैल्यू 5 है, इनटू में 5 करो अपॉन में 2 करो। ओके क्लियर है भाई। 11 माइनस कितना हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। 11 माइनस 15 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका -4 अपॉन में 2, ये -2 वैल्यू आई है। y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई भाई, -2 आ गई है, x की वैल्यू -2 आ गई। अब आइए जल्दी से फटाफट से इसमें पुट करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस 7 में, तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी, m की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, y की वैल्यू 5 थी, यहां पुट करते हैं m टाइम्स ऑफ x मतलब -2 और +7 इसमें पुट करिए, ठीक है। तो 5 इधर आ जाइए, -7 इक्वल्स टू -2m, ये आपका -2 है, ठीक है। और यहाँ पर -2 इधर ले आइए, m एक अकेला करिए और m की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर लिख देते हैं m की वैल्यू 1 आई है, ओके। 2 1 2 2 1 2 कट गया, m की वैल्यू 1 आ गई, क्लियर, ओके फाइन है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दिस एंगल्स। अब कैसे कर रहा है देखो, पहले आपको एंगल लेट करना पड़ेगा, तो लेट द एंगल बी x डिग्री एंड y डिग्री, ठीक है। दो एंगल मैंने लेट किए। अब यहाँ पर लार्जर और स्मॉलर की बात हो रही, तो एक को स्मॉल कर देंगे, एक को लार्ज कर देंगे। तो हमने x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया। अगर x बड़ा है किससे, y से, तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी, अब दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है कितना, 180 डिग्री। तो ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई। अब क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो भी लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल हैं वो एक्सीड कर रहे हैं स्मॉलर से बाय 18 डिग्री, मतलब कि जो बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। क्या समझे, जो बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, वो ज्यादा है किससे, 18 बट छोटे वाले से, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। इक्वेशन एकदम इजी है, x की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल रही है, तो यहाँ पे लिखिए सीधा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x की उठा के पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 में 18 को घटा देंगे, कितना बचेगा भैया, तो 10 में 8 चलेगा, 2 बच गया आपका। यहाँ पर बच जाएगा 7 7 में 1 गया 6, और ये मतलब 162। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 162/2, दैट विल बी 2 8 जा 16 2 1 जा, मतलब y की वैल्यू 81 डिग्री, ठीक है। तो जो y एंगल है वो 81 डिग्री है, मतलब ये स्मॉलर एंगल है। अब बिगर एंगल मतलब लार्जर एंगल कौन सा होगा, वो x होगा। वो कितनी आएगा, देखो किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, x इक्वल्स टू 81 प्लस 18, तो x इक्वल्स टू 99 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो x है वो लार्जर ही है और जो y है वो स्मॉलर ही रहा। y की वैल्यू 81 आई है और x की वैल्यू 99, क्लियर है। आई होप आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का आखिरी सवाल है, बस कॉन्सेप्ट सही से समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल। ओके अब अगला सवाल है, कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter, find the dimension of an garden। पढ़ा लेकिन समझ में कुछ नहीं है, अब ध्यान से सुनना। कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, एक भाई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसकी लेंथ भी नहीं पता, ब्रेथ भी नहीं पता, और लेकिन पेरीमीटर उसका गिवन है कितना, 36 मीटर। बट हमको एक हिंट दिया हुआ है कि कह रहा है जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, वो 4 मीटर ज्यादा है
ब्रेथ। अब हमको क्या करना है, हमको दिया हुआ है क्या, लेंथ, ओ पेरीमीटर, तो हमको लेंथ और ब्रेथ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेंथ को x, ठीक है, लेंथ को अगर x माने हैं तो ब्रेथ को y मान लेते हैं। ओके, तो हमने दो चीजें लेट कर ली, दैट मीन्स ये y है तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो सम ऑफ मतलब लेंथ ये 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब P इज इक्वल्स टू 2 इंटू में एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमने एल को x माना है, ब्रेथ को y माना है, सब कुछ उठा के पुट कर दो। अब कह रहा है हाफ, मतलब इसी का हाफ कर दो, तो आपको मिलेगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। आपको पेरीमीटर 36 दे रखा, अब 2 से 2 को उड़ा दो तो ये बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। आपकी पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी जो हिंट दिया उसको क्या कह रहा है कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, मतलब कि x इज, जब कहीं कहीं पर इज आ जाए तो दैट मीन्स उसका मतलब होता है इक्वल्स टू, तो वो है 4 ज्यादा किससे, ब्रेथ y से। अब ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, यहां पर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, यहां पर सीधा आप लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तो x की प्लेस पर पुट कर दो 4 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 16, मतलब ब्रेथ कितनी है 16। अब x कितनी आएंगी देखो, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो और आप निकाल दो, तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 माइनस 16, x इक्वल टू 20। आप देखो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो लेंथ है वो 20 है और जो ब्रेथ है वो कितनी है 16 है। तो हमसे ऐसा बोला गया था कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है, भैया लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, ब्रेथ कितनी है 16 और लेंथ 20। ओके, समझ में आया, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो अब ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं और उसके बाद एलिमिनेशन पर चलते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में अ फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले लेट करना है फ्रैक्शन को x बाई वाई। हमेशा कोई भी फ्रैक्शन का आपको सवाल मिलता है, आप सीधा सीधा क्वेश्चन में सीधे सबसे पहले स्टेप यही रहेगा कि लेट कर लो कि फ्रैक्शन आपने x बाई वाई मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखो, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बनता है, लेकिन कब, कंडीशन है कि अगर आप 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो आपको फ्रैक्शन 9/11 मिलेगा, ठीक। अब दूसरी, ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी बात कह रहा है कि अगर आप 3 ऐड करते हैं उसी फ्रैक्शन जो आपने लेट किया है, अगर आप 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 5/6 होगा और आपको वही फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो अब कैसे, मैंने आपसे कहा फ्रैक्शन का कोई भी सवाल आ जाए आपको सबसे पहले काम यही करना है कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। मैंने फ्रैक्शन को ही x बाई वाई मान लिया। अब आपसे पहली कंडीशन कह रहा है कि अगर आप दोनों में 2 ऐड कर दें, ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो आपको जो फ्रैक्शन है वो 9/11 मिलता है। ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है अगर आप 3 ऐड करते हैं, ठीक है, ये आपकी पहली क्वेश्चन बन चुकी है। अगर आप 3 ऐड करते हैं दोनों साइड, मतलब दोनों का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइड, तो फिर आपका जो फ्रैक्शन है वो 5/6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो जल्दी से सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। और इसको थोड़ा सा और ले लीजिए तो 11x माइनस 9y, 22 माइनस 18 आपका 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन बन गई। अब यहां से
अब इसको देखिए सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लो, 6x माइनस 5y, 18 को उधर ले जाओ, ये आपका -3 दे देगा भैया, और यहाँ पे इसको भी राइट साइड ही कर दो तो -4 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालना है और किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। यही कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड भैया, आप तब से हम लोग यही करते आ रहे हैं। आई होप एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बस अब चलिए दोनों इक्वेशन, भाई पहले इक्वेशन ये है, दूसरी ये, अच्छा इसको तीसरी और चौथी कर दो क्योंकि हम लोगों ने पहले दूसरी इसको लेट कर लिया था। ठीक है, अब हमको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ सॉल्व करना है। कैसे? पहले तो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो हम पहली वाली वैल्यू से इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन में 11। ये आपका काम हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 5 होगी आपकी। अब इसको उठा के किसी में भी पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो 6 में -4 प्लस 9y अपॉन में 11 और -5y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, लेकिन आपको एक बात लिखनी यहाँ पर पड़ेगी कि पुट कर रहे हैं वैल्यू किसकी, x की, और किस में पुट कर रहे हैं ये भी लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे हैं, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए? चलो अब इसको इरेज करते हैं और यहीं पर सॉल्व करते हैं। ये एलिमिनेट हो नहीं रहा, अब फिर वही यहाँ पर वही वाला काम हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको करते हैं माइनस, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 54y, ये हो जाएगा -55y, -55 इसलिए होगा क्योंकि एलसीएम ले लिए, इक्वल टू 11 को उधर भेजेंगे तो ये -33 हो जाएगा। समझ गए? अब 54 और ये 55, ये आपका -24, ये आपका -y इज इक्वल टू -33, -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 33, मतलब 13 में 4 गया, 9 बच गया आपका, और 2 में 2 0 गया, और तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 9। y की वैल्यू आई है 9। ध्यान से देख लो, यहाँ से माइनस और माइनस कट गया, y की वैल्यू 9 आ गई। अब किसी भी एक क्वेश्चन उठा के पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसमें पुट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, और ये वाली बात आप लिखना मत भूलिएगा यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 9 इंटू में 9 अपॉन में 11, आ जाओ -4, और कहीं सॉल्व कर दिया जाए क्या, इसको इरेज कर दो, चलो आ जाओ। तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 81 अपॉन में 11। ठीक है, 81 में 4 चले गए, कितना बच गया, 77 अपॉन में 11, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, x की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू 9 आई गई, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गया भैया, जो आपका फ्रैक्शन है वो बन गया 7 अपॉन में 9। यही आपका फाइनल आंसर है। लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, हेंस द फ्रैक्शन विल बी 7/9। ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो अब हम लोग चलते हैं किस पर, एलिमिनेशन मेथड पर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को एकदम कंप्लीटली फिनिश कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दो पेयर ऑफ इक्वेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल के एक कोफिशिएंट को बराबर करके उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो किसी दूसरे वेरिएबल की हमको वैल्यू मिल जाती है। अब कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग। मान लो पहला क्वेश्चन लिए हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये आपकी पहली पेयर ऑफ की पहली इक्वेशन है, और दूसरी आपकी है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें से किसी एक वेरिएबल को आप इक्वल करिए और उसको एलिमिनेट कर दीजिए। आप कैसे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2y है। तो किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लो, चाहे x वाले को कर लो चाहे y वाले को कर लो, दोनों पे काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना ही इक्वल ये है और ना ही ये है, तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ भी बराबर हो जाए और वहाँ भी। तो मैं चाहता हूँ कि x को इक्वल कर लिया जाता है।
ठीक है, x को इक्वल कर लेते हैं। तो x को इक्वल करने के लिए अगर हम यहाँ से इस पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20, और दूसरी वाली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट करना नहीं होता, यहाँ पर सीधा एलिमिनेशन लगाइए। अब यहाँ पर साइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो साइन को भी चेक करिए। जहाँ पर जो वाला साइन है उसका अपोजिट लगाइए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला एलिमिनेट कर देना है। तो अब इस वाले साइन की वैल्यू रहेगी, इस वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब प्लस प्लस 8 और 6 को ऐड कर लेंगे तो 14y आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 14y है, और इक्वल्स टू में यहाँ पर बचेगा 14 प्लस का। अब यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू जो 1 है, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करके, मतलब सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ बनेगा 3x प्लस 4 इंटू में 1 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 दैट विल बी 6, मतलब 3x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और पेयर ऑफ एलिमेंट इक्वेशन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू भी आपको निकाल के दे दी और x की वैल्यू भी निकाल करके दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x इक्वल्स टू y प्लस 5, और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11। पहले तो आप इसको जनरल फॉर्म में चेंज करें, मतलब कि ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू या प्लस सी बराबर 0, ऐसे करके आप कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कर लीजिए जल्दी से। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 5 को 3 रहने दीजिए, ऐसे पहली इक्वेशन आपकी बन गई। दूसरी इक्वेशन है आपकी एज इट इज जैसे लिखी वैसे लिखी रहने दो, और यहाँ पर 11 लगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल की कोफिशिएंट जो है वो भी बराबर ही है। देखो ध्यान से, सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा बस। यहाँ पर लगाइए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस तो एलिमिनेट हो गया, मतलब वाई वाला टर्म खत्म, एलिमिनेट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -5 प्लस 3x माइनस 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 11 में 5 किया, कितना बच गया आपका, माइनस का 6 बच गया। तो यहाँ से माइनस और माइनस दोनों हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एकदम इजी पीजी। तो कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो x की प्लेस पर 3 को रखते हैं, इक्वल्स टू y प्लस 5 है, यहाँ से हो जाएगा 9 इक्वल्स टू y प्लस 5, 5 को इधर ले आते हैं, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। देख लो, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। यही आपको ऐसे ही अप्लाई करना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कभी भी फ्रैक्शन में जो कभी सवाल आ जाए तो उसको कैसे करते हैं। चलो, फ्रैक्शन का सवाल देखिए, जैसे x अपॉन में 3 है प्लस y अपॉन में 4 है इक्वल्स टू 4 है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के साथ साथ दूसरी इक्वेशन एक और है, वो है 5x बाई 6 माइनस y बाई
8 इक्वल्स टू 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करना और x और y के वैल्यू निकालनी है। आप कैसे करिए, पहले तो आप लीजिए एलसीएम। पहला सबसे फर्स्ट काम आपका यही है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बराबर करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो पहली वाली इक्वेशन में एलसीएम अगर 12 है तो ये इसको 4x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू अपॉन में कितना है 12, तो 12 को 4 से इधर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरी वाली, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस पे आते हैं। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24, दैट मीन्स आपका यहाँ पर 24 मतलब कि 6 4 जा तो 5 4 जा आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पर 8 3 जा होता है तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर 24 है तो 24 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 ओवर 4 टू 96 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब आपको थर्ड और फोर्थ दोनों में ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट बराबर है और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट बराबर है, दैट मीन्स एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर साइन भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस खेल खत्म। और यहाँ पर 4x और प्लस 20x है, मतलब ये आपका 24x हो जाएगा। इक्वल्स टू में आइए, यहाँ पर 96 प्लस 48 है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 और 6 14, 1 कहेंगे 9 10 10 4 14 144, तो 144 हो गया। यहाँ से x इक्वल्स टू 144 अपॉन में 24, ये आपका हो जाएगा कितने टाइम्स, 24 इंटू में इसको कट कर लीजिए तो आपका ये कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, 6 4 दा 24। ठीक, तो 24 वन 24, 24 6 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आई है। अब आपको सबसे सेकंड काम ये करना है कि x वैल्यू 6 किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि थर्ड इक्वेशन में आपको पुट कर दिया जाए। तो अगर थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दे, दैट मीन्स 4 इंटू में 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 48, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 48, दैट विल बी 3y इज इक्वल्स टू 48 माइनस 24, तो y इज इक्वल्स टू 48 मतलब 8 में 4 गया, 4 में से 4 में 2 गया 2 और नीचे 3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको 6 मिल गई और y की वैल्यू 8 मिल गई, यही आपका आंसर है। ओके, और ये बता रही है कि आप x की और y की वैल्यू जब आप दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वल्स टू LHS बराबर RHS हो जाएगा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर, ऑल इज वेल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई हो। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और वो आपका रहेगा होमवर्क, और उसको हम थोड़ी देर में आपको दे देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं किस पे, एप्लीकेशन पार्ट पे। एप्लीकेशन मतलब कि आपको इससे रिलेटेड एलिमिनेशन मेथड, जैसे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर वर्ड प्रॉब्लम यूज करी थी, सॉल्व करी थी, सेम एज इट इज अब एलिमिनेशन मेथड में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम मिल सकती है। बट आपको एग्जाम में एक ही काम करना है कि जो भी क्वेश्चन मिले और एक क्वेश्चन बन जाए, तो आप कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सबसे ईजिएस्ट मेथड होता है और इससे बहुत जल्दी कैलकुलेशन भी होती है और बहुत जल्दी वैल्यू भी आती है। इस वजह से आपको इसी मेथड को ही अप्लाई करना है। तो अब चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर, सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम को लेकर आते हैं सामने। ओके, तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम पहला एप्लीकेशन मेथड, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और पहले तो समझिए कह क्या रहा है सवाल, कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है, कोई भी मान लीजिए ए और बी, दो कोई पर्सन है जिनकी इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है 9:7, एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना उनका खर्चा है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 4:3।
अब कह रहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज, दोनों पर्सन हर महीने 2-2 हजार रुपये बचाते हैं तो उनकी मंथली इनकम कितनी है ये बताना है। कैसे करना है, देखो 2 पर्सन है, दोनों पर्सन की मंथली इनकम को एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। एक्स और वाई दोनों पर्सन की सैलरी मान लेते हैं कि भैया इतनी इतनी है। अब दोनों पर्सन कह रहे हैं कि 2-2 हजार रुपये बचाते भी हैं, मतलब कि एक्स में जो भी बच रहा है उसको हटा दीजिए, ठीक है, मतलब 2 हजार रुपये बच रहा है। और वाई में भी सेम एज इट इज हर महीने 2 हजार रुपये बच रहा है, मतलब एक्स माइनस 2000 और वाई माइनस 2000 रुपीज ये सेविंग में चला जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 4:3। तो पहली इक्वेशन आपकी जो बनेगी वो ये बनेगी कि जो x अपॉन वाई है वो इक्वल्स टू 9/7 के है, ठीक है। तो यहां से इस पहली इक्वेशन कैसे बन जाएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो ये बनेगा 7x इक्वल्स टू 9y इक्वल्स टू 0, ठीक है। कुछ गलत नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए। तो यहां से हो जाएगा 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, जितना उनका खर्चा है मतलब जितना उन्होंने बचाया, मतलब x माइनस 2000 अपॉन में कर दीजिए y माइनस 2000 और इक्वल्स टू करिए 4:3 के बराबर। अब इसको भी सेम एज इट इज आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 6000 इक्वल्स टू 4y माइनस करेंगे यहाँ पर 8000, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते तो आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू ये माइनस 6000 राइट साइड ले आएंगे तो प्लस 2000 होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2000, ठीक है। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, आपको ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बराबर नहीं दिख रहे होंगे जो कि आपको करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, किसी भी एक नंबर को मान लीजिए भैया हमको x को ही एलिमिनेट करना है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि दोनों ही कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर हम 3x को बराबर करना चाहे मतलब x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहे तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। 3 के मल्टीपल में 21 आता है और 7 के मल्टीपल में भी 21 आता है। 7 3 जा 21 और 3 7 जा 21, मतलब कि हमारा काम अब हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 21x माइनस 3 9 जा 27y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आपकी थर्ड इक्वेशन मान लो उसको, ठीक है। अब देखो दूसरी, अब हमको इसको भी बराबर करना है तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 21x और 7 4 जा होता है 28y और 7 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 14,000 हो जाएगा। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको कर दो इरेज, आपको कंटिन्यू करना है, इरेज इरेज कुछ नहीं करना है, आपको सीधा कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब साइन भी सेम है तो इसको क्या करना पड़ेगा अपोजिट, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब देखो प्लस माइनस अपोजिट साइन एलिमिनेट हो जाएगा, x का टर्म खत्म हो गया। अब 27 और 28 बच रहा है तो प्लस 28 माइनस 20y ये आपका y बचेगा और y की वैल्यू 14,000 के बराबर आ जाएगी। मतलब कि ये तो पता चल गया जो y पर्सन है उसकी मंथली इनकम कितनी है 14,000 रुपए, ठीक है। अब हमको x की इनकम निकालनी है तो x की कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाली पुट कर दे, थोड़ी सी इजी भी दिख रही है और आसानी से हो भी जाएगा। तो करते हैं 7x माइनस में 9 इंटू में 14,000 इक्वल्स टू 0, ठीक है। वैल्यू को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना और कुछ भी नहीं। 14 इंटू में 9 करेंगे आपका हो जाएगा कितना 126 और इसको राइट साइड भेज देंगे तो प्लस 126 से 1000 में हो जाएगा, मतलब 1 लाख नहीं 12,06,000, ठीक है। ये आप देख लो 1,26,000 हो जाएगा, 1,26,000 आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिलहाल कॉमा वॉमा तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो इक्वेशन चाहिए। तो x इक्वल्स टू 126,000 अपॉन में 7 करिए, इसको मार दीजिए डिवाइड। कितने टाइम्स कटेगा ये आ जाएगा 7 2 जा नहीं जाएगा भैया, 7 1 जा जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया, 56 हो गया ये और 18,000 आ गया। मतलब x की इनकम कितनी है 18,000 रुपीज और y की इनकम कितनी है 14,000 रुपीज। आपका आंसर आ चुका है। आपसे इतना ही पूछा था कि उनकी मंथली इनकम कितनी है तो आपने फाइंड करके बता दिया कि भैया हमने x और y को क्या माना था
मंथली इनकम ही मानी थी, तो हमारी मंथली इनकम भी आ गई एक्स और वाई दोनों का। ठीक है, तो ऐसे ही एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है अब इसी के बाद हम जस्ट कराएंगे, वो है वैल्यू इंटरचेंज पे। आपसे कहेगा कोई 2 डिजिट का सम है, इतना दिया हुआ है, तो वो कैसे करते हैं और उसका वापस से रिवर्स कर दिया गया, तो अब वैल्यू कितनी बनेगी। अब इसके बाद वही क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। ओके, तो अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11 और कह रहा है द नंबर ऑब्टेन इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द नंबर बाय 63, फाइंड द नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि मान लो कोई 2 डिजिट का मैंने नंबर मान लिया, कोई भी, मान लो मैंने 12 मान लिया। ठीक है, 12 कोई 2 डिजिट का नंबर है बिल्कुल है। अब हम इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं भाई? भाई जो 2 है वो 1 प्लेस पर है और जो 1 है वो 10 प्लेस पर है, तो इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो 1 इंटू में 10 प्लस 2 ऐसे लिखेंगे कि नहीं? ठीक है, बचपन वाली क्लासों में ऐसे पढ़ रखा है, ये गिवन नंबर को एक्सपेंड करो, वही है यहाँ पर। अच्छा, मान लो मैंने 12 को 21 कर दिया, मतलब नंबर को रिवर्स कर दिया, तो अब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 10 प्लस 1। ठीक है, जो 10th प्लेस पर जो नंबर बैठा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, जो 1st प्लेस पर नंबर बैठा है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर 3 नंबर के लिए आ जाए, मान लो 289 कोई एक नंबर है। ठीक है, अब इसकी एक 1st प्लेस है, 10th प्लेस है, 100 प्लेस है, तो 100 प्लेस वाले नंबर को आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर लगाओगे प्लस का सिंबल, फिर करोगे 8 भैया 10th प्लेस पे बैठा है मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस कर दोगे 9। ऐसे ही तो करते थे, ऐसे ही तो करते थे। ये 3 डिजिट की बात कर रहा है, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 2 डिजिट की बात कर रहा है, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऐसे समझाने की मैं आपको बता रहा था। अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अगर कोई 12 एक नंबर है, 12 एक 2 डिजिट का नंबर है, मैंने जब इसको एक्सपेंड किया तो ऐसे किया, और जब उसी 12 को मैंने क्या कर इंटरचेंज या रिवर्स कर दिया तो 21 बन गया और 21 को ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो, मान लो कोई मैंने अननोन नंबर लिया x और y। ठीक है, x और y कोई एक नंबर लिया, y जो है वो 1st प्लेस पर है और x जो है वो किस प्लेस पर है? 10th प्लेस पर है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी नंबर को मैंने क्या किया, अगर रिवर्स कर दिया तो मान लो yx कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे? y इंटू में 10 प्लस एक्स। तो यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट आपको लगने वाला है सवाल में। तो क्या है, द नंबर सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। कोई 2 डिजिट का नंबर है, वो 2 डिजिट कौन सी है वो हमको नहीं पता, लेकिन लास्ट में वही नंबर हमको आएगा, फाइनली वही नंबर आएगा, और उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। अब ध्यान से देखो कैसे करना है इसको। आपसे कह रहा है कोई 2 डिजिट का नंबर है, मतलब कि लेट करते हैं उसका जो 1st प्लेस है, ठीक है, सॉरी प्लेस बोल रहा है भैया, 1st प्लेस एंड 10th प्लेस, ऐसे करते हैं, लेट द 10th प्लेस एंड 1st प्लेस क्या मानते हैं? x और y रिस्पेक्टिवली मानते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ नंबर मान लिया है तो ध्यान से देखो, अगर मैंने 10th प्लेस पर x को रखा है और 1st प्लेस पर y को रखा है, तो ऐसे नंबर को कैसे लिखेंगे बताओ? x इंटू में 10 प्लस y लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे कि नहीं भाई? तो दैट मीन्स आपका नंबर बन गया क्या? x 10x प्लस वाई बन गया नंबर। ये आपका नंबर बना हुआ है, ठीक है, नंबर बन गया भैया। अब देखो ध्यान से, इसके बाद करना क्या है, उन्हीं तो 2 डिजिट नंबर है उसका सम कितना है? 11 है, मतलब x और y का जो सम है वो 11 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग, जो आपने नंबर माना है उसको जब आप इंटरचेंज करेंगे, जो आपने नंबर माना है इसको इंटरचेंज करेंगे, तो इसमें जो नंबर है वो एक्सीड करेगा 63। क्या समझे? जो नंबर माना है, ठीक है, क्या माना था? 10x प्लस वाई, ये एक्सीड करेगा जब आप इसी नंबर को क्या करोगे? इंटरचेंज करोगे, मतलब y मतलब क्या होगा भाई? ये 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और इसमें एक्सीड कितना कर रहा है? 63, यही लिखा हुआ है, देख लो
गिवन नंबर एक्सीड दैट द नंबर बाई 63। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 63। आप ध्यान से देखना यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, 10x में एक x चला गया, 9x बचेगा और ये आपका माइनस 9y बचेगा एक। अब इस 63 को इधर ले आओ तो माइनस 63 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 9 कॉमन नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है, तो 9 को कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0 करते हैं, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन में गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को उठा करके ऐड कर देते हैं, दोनों ही इक्वेशन को उठा करके ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना y से y कैंसिल है क्योंकि अपोजिट साइन है, और x प्लस x करेंगे 2x हो जाएगा, 11 और 7 को ऐड करेंगे तो 18 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9, ठीक है, x की वैल्यू आएगी 9। अब आओ आगे, आपसे कह रहा है कि x की अगर वैल्यू 9 आई है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही पता चलेगा, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 2। अब देखो ध्यान से, हमने माना क्या था, टेंस प्लेस पर कौन बैठेगा, x, और वंस प्लेस पर कौन बैठेगा, y, लेकिन यहाँ पर नंबर जो रिवर्स हो रहा है उसकी बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, मतलब कि जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है, जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है किसके बाद, इंटरचेंजिंग के बाद, वो कितना है, 29। ऐसे ओरिजिनल नंबर कितना है, 92। x को किस प्लेस पे रखा गया है, x को किस प्लेस पे रखा गया है, टेंस प्लेस पर, मतलब कि 9। y को किस पे रखा गया है, वंस प्लेस पर, 92 आपका ये ओरिजिनल नंबर है। आपसे कह रहा है नंबर फाइंड करो ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग, वो आपका 29 है, समझ गए। तो आंसर कितना है भैया, 29 आपका आंसर है, जल्दी से नोट कर लिया जाए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है, और इसमें एज वाला बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, वो भी हम लेकर के आए हैं, वो भी कराएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। और मैं आपसे बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में आप एकदम इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपसे वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा कि आप चाहे एलिमिनेशन लगाइए या फिर सब्स्टिट्यूशन, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इजी कौन सा लगता है। वैसे हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एलिमिनेशन वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, इसमें ज़्यादा झंझट करना नहीं पड़ता, आपको बस सिर्फ वेरिएबल बराबर करने पड़ते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है, साइन को देखना पड़ता है, उड़ा देना होता है, सवाल सॉल्व करता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, वहाँ पर वैल्यू को बार बार सब्स्टिट्यूट करना होता है, और कहीं पर साइन की अगर कोई मिस्टेक हुई तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम अलर्ट जोन में ही बैठिएगा, और आप वहाँ पर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऐसा पेपर में नहीं लिख के आएगा कि आपको पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। आपका मन करे सब्स्टिट्यूशन लगाइए, आपका मन करे एलिमिनेशन लगाइए, आपका जो मन करता है वो लगाइए, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर है, सवाल को जल्दी से स्क्रीन पर लेके आते हैं। ओके, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब इस बार सम ऑफ डिजिट इनडायरेक्टली आपको दिया है, ध्यान से पढ़िएगा, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। क्या समझे, थोड़ी देर में बताते हैं। कह रहा है फिर इफ द 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर नंबर कर लीजिए, डिफर बाय 2 है, और कह रहा है फाइंड करिए उस नंबर को। अब ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है भाई 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम आप तभी ऑब्टेन्ड कर पाएंगे जब वो नंबर और उसका इंटरचेंजिंग नंबर दोनों को सम करेंगे, तो उसका सम कितना है, 132 है। कैसे कैसे करना है, कॉन्सेप्ट वही है। मान लो आपने एक नंबर लेट किया कि उसकी वंस प्लेस जो है वो कितनी है, x, ठीक है, और टेंस प्लेस कितनी है, y,
अगर टेंस प्लेस y है तो आपका नंबर मतलब कि yx है, और yx को आप लिख सकते हैं y इंटू में 10 प्लस एक्स, मतलब कि 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। आप देखो जब इसी नंबर को इंटरचेंज मतलब कि 10x प्लस वाई करोगे तो आपको ये रिवर्स ऑफ द नंबर मिलेगा, कहीं कहीं पर इंटरचेंज लिखा होता है, कहीं कहीं पर रिवर्स लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर आपका ये है और उसका रिवर्स नंबर कौन सा है, ये है, ठीक है, ठीक है, समझ गए भैया, समझ गए, दोनों बातें हमने लिख दी। अब हमसे कह रहा है आप दोनों नंबर का जब सम करेंगे तो वो किसके बराबर है, 132 के बराबर है, मतलब कि आप 10y प्लस एक्स करेंगे और उसी में प्लस करेंगे किसको, 10x प्लस वाई को, तो आपका जो नंबर मिलेगा वो 132। ये आपसे पहली क्वेश्चन की बात कर रहा है, ठीक है। आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 11x, हाँ ठीक है, 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 132, ऐसा कुछ बन रहा है। 11 कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11 से इसको डिवाइड देंगे तो आई थिंक 1 टाइम्स और 2 टाइम्स x प्लस वाई बराबर 12, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। क्लियर है, ध्यान से देख लो, x प्लस वाई बराबर 10, कुछ भी नहीं किया है, ओरिजिनल नंबर को और रिवर्स ऑफ द नंबर को ऐड करा है और उसको 130 के बराबर कर दिया। फिर 11x प्लस 11y बन गया इक्वल टू 132, 11 को कॉमन लिया, 132 को डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई बराबर 12 बन गया। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो अब ध्यान से देखना आगे क्या कह रहा है, इफ अगर द 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 2, अब यहां पर बनेंगे दो केस, दोनों केस में कैसे भाई, ऐसा हो सकता है कि x में y घटा दे तो भी 2 मिलेगा, मिल सकता है कि, और y में x घटा दे तो भी हमको 2 मिलेगा, चाहे आप x में y घटाए तो भी 2 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं, अगर मैं y में x घटाता हूं तो भी हमको 2 मिल रहा है, ये भी वो कह रहा है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर नंबर की नहीं, कि इसी नंबर को इसी नंबर से घटाया गया, कि ऐसा कह देता कि वंस प्लेस को टेंस प्लेस से माइनस किया गया तो हमको 2 मिल रहा है, ऐसा नहीं बोला इसने। इसने बोला इफ द 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 2, यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, या तो आप पहले से दूसरे को घटा दो तो भी 2 मिलेगा, या तो दूसरे को पहले से घटा दो तो भी 2 मिलेगा, तो वही मैं केस ले रहा हूँ, तो ये आपका केस नंबर 1 बनेगा, ठीक। अब केस नंबर 2 क्या है कि भैया हम चाहते हैं तो x माइनस वाई कर दें तो भी हमको 2 मिलेगा, ये आपका केस नंबर 2 है। अब दोनों केसेस से वैल्यू आएंगी, मतलब इसके दो आंसर होंगे। देख लो, अगर हम x प्लस वाई बराबर 12 और y माइनस एक्स बराबर 2 से सॉल्व करते हैं, दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लें, तो आपका एक आंसर क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 12 कर लो और एक ये कर लो x माइनस वाई बराबर 2। हम दूसरे वाले केस से अभी सॉल्व कर रहे हैं, y से y चला जाएगा, 2x इक्वल्स टू 12 और 2 14, मतलब कि x बराबर आ गया 7, ठीक है। x की वैल्यू 7 आ गई है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं इस पे रख के, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। अब इस नंबर को देखो, इस नंबर को देखो, ओरिजिनल नंबर क्या था, y की प्लेस पे टेंस प्लेस, मतलब कि आपका बन गया नंबर कितना 57, बोलो 57, दोनों का डिफरेंस 2 नहीं है भाई, 7 में 5 7 में 5 घटा दो तो भी 2 मिलेगा, और 5 में 7 घटा दो तो भी 2 मिलेगा। अभी ये केस नंबर 2 से उठाया था तो 57 आया। अब हम चलते हैं केस नंबर फर्स्ट पे, केस नंबर फर्स्ट पे इसी क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते तो बनता है x प्लस वाई बराबर 12, और इस पे ले लो तो इसको उल्टा कर लो तो क्या बन जाएगा, इसको उल्टा कर लो तो बन जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2, ऐसे सॉल्व करो तो x से x जाएगा इस बार, तो यहाँ पर बचेगा 2y बराबर 14, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यहाँ y की वैल्यू 5 आई थी, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो यहाँ पर नंबर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 75। मतलब कि दोनों केसेस से अलग अलग नंबर, और दोनों केसेस में वही आंसर आ रहा है जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसका डिफर किससे कर रहा है 2 से। भाई 5 में 7 घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा, 7 में 5 घटाएंगे तो भी 2 ही मिलेगा, वो प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ -2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो बस अब यहाँ पर 2 नंबर मिले हैं तो आपका आंसर भी कह देगा कि द नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज, या इज कह लो या विल भी कह लो, विल बी 57 एंड 75, जो आपकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट एकदम आसान सी भाषा में अपने आप को समझाया है, और आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है।
एकदम इजी पीजी था, बस क्वेश्चन को ब्रेक करिए तो ही आप इससे एक क्वेश्चन बनेगी। इकट्ठा एक साथ क्वेश्चन को रीड मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक लाइन पढ़िए फिर समझिए क्या कह रहा है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ओके तो अब ये क्वेश्चन हो गया एज वाला। क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं क्योंकि इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, वो बोर्ड के हिसाब से ये सीबीएसई 2019 या 20 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ भैया, एकदम प्रायोरिटी क्वेश्चन आपको ही करा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, और एजेस वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं कि इनकी परसेंटेज बताओ, इनकी परसेंटेज बताओ। अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो देख सीखो। आपसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो क्या क्या कह रहा है। द एज ऑफ द फादर इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। भैया यहाँ पर फादर और 2 बच्चों के बीच की बात हो रही है, ठीक है। फिर कह रहा है 5 साल बाद 3 नहीं कहाँ गया भाई, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ एज और एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर बताओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सीखना। ये आफ्टर 5 years, ये लेटर 5 years, ये सब जो लिखे होते हैं इनका मतलब भी होता है कैसे। मान लो कोई एक्स पर्सन है जिसकी एज 1 साल है, कोई मान लो एक एक्स पर्सन है वो 1 साल का है, तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, मतलब उसमें 5 साल ऐड होगा, मतलब वो अगर 1 साल का है तो अगले साल वो 6 साल का हो जाएगा, मतलब 5 साल बाद। तो बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ध्यान से देखना। कह रहा द एज ऑफ हर फादर इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अगर हम फादर की एज को x मान लें, प्रेजेंट एज को x मान लें, फादर की प्रेजेंट एज को x मानते हैं, ठीक है। और जो दोनों बच्चे हैं उनके सम ऑफ हिज चिल्ड्रन एज कितनी है y, मतलब दोनों बच्चों की जो एज है उनका जो दोनों का सम है वो y मान लिया, ठीक है। ये x ईयर्स में ही चलेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया इतना। अब देखो कह रहा है कि द एज ऑफ द फादर इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब कि फादर की जो एज है वो 3 गुना उनके बच्चों से है, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब अगला क्या कह रहा है, 5 साल बाद क्या होता है, उनकी जो एज है हिज एज विल बी 2 times सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब इसको फाइंड करना पड़ेगा। देखो जब हम उनको सम करेंगे, सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो कैसे करेंगे भाई, y, ठीक है, इंटू नहीं y प्लस 2 इंटू 5। भाई 2 बच्चे हैं और दोनों को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, y प्लस 10, मतलब कि दोनों का सम कितना, y प्लस 10 ईयर्स आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 5 years अब जो भी एज है उसमें 5 ऐड हो जाएगा, मतलब कि x प्लस 5 भी चलेगा और ये जो मैंने किया है ये भी 5 times ही चलेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, तो x प्लस 5 जो फादर की एज 5 साल बाद की बात हो रही है, तो जो फादर की एज है वो बराबर हो जाएगी उनके बच्चों के 2 गुना के बराबर, ठीक है, समझ गए। अब चलो, तो यहां से बनेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 10, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेना आंसर। तो x बराबर 3y है, यहाँ पर 3y पुट कर देते हैं, तो 3y, ठीक है, 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। सॉल्व कर लो, एक मिनट, इसको थर्ड मत मानो, उसको सॉल्व करो। 3y में एक y चला गया, कितना बचा y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, उठा करके यहाँ पुट कर दो, उठा करके यहाँ पुट कर दो।
अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, y की वैल्यू 5 आई है, मतलब कि जो दोनों बच्चों का जो सम, दोनों बच्चों की जो एज है उनका जो सम है वो कितना आया, 5 साल। अब इसको जब यहाँ रखेंगे तो x इक्वल्स टू 3 इंटू में 5, मतलब कि x की वैल्यू 15 आएगी, x की वैल्यू 15 आएगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार। लेट मी चेक। ओके, तो एक गड़बड़ मिल चुकी है मुझे। अभी मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया कि भैया जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ होना चाहिए 20 होना चाहिए, और मैंने 10 लिख दिया, इस वजह से थोड़ा सा आंसर में डिफरेंट हो रहा है। एक मिनट फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो x की प्लेस पर अगर 3y पुट कर देंगे इस इक्वेशन से उठा करके, तो 3x + 5 बराबर 2y + 20। इस 2y को इधर ले आते हैं तो 3y - 2y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 होगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो दोनों उनके दोनों बच्चे हैं, उनकी दोनों जो एज का सम है वो कितना है, 15। अब फादर की प्रेजेंट एज यहीं से आ जाएगी, देखना जब हम x इक्वल्स टू 3y है और y की प्लेस पे क्या रखेंगे, 15, तो x इक्वल्स टू 45 ईयर्स आपकी उनके फादर की जो एज है वो इनकी प्रेजेंट एज आपकी आ जाएगी कि तो कितनी साल के भैया, 45 साल के। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप एकदम क्लियर है। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर बात करी गई है कि फादर और चिल्ड्रन, ठीक है, जो भी फादर की एज है और जो उनके दोनों बच्चे हैं उनके सम के बराबर है, इतना समझ लो, ठीक है। तो फादर की एज को मैंने क्या माना, x मान लिया, और जो दोनों उनके बच्चे हैं उनकी एज का सम क्या माना, y मान लिया, ठीक। फिर कह रहा है कि फादर इज 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ हिज एज ऑफ चिल्ड्रन, तो x जो है वो 3 टाइम्स ऑफ y है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या होता है, हिज एज विल बी, किसकी, हिज मतलब फादर की एज, विल बी 2 टाइम्स सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, ठीक है। 2 गुना हो जाएगी 5 साल मतलब कि दोनों की एज में 5 साल का फर्क हो जाएगा। तो x + 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y + 10, और y + 10 आया कहाँ से, जब इनकी एज को मैंने सम किया 5 साल बाद, तो y + 2 इंटू में 5 हो जाएगा, y + 10 ईयर्स हो जाएगा। तो इतना सॉल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू 3y, मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू y आपने y की प्लेस पर पुट किया तो x की वैल्यू आ गई, समझ गया। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। फाइनली आपको मैंने पूरा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फिनिश करवा दिया। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आपको जो लेक्चर नंबर 1 का जो लिंक है वो मैंने पिन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।